क्लास 9 हिस्ट्री अध्याय 2 यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांतिकारी पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इस विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव्स थे, तो कुछ उदारवादी जो लिबरल्स थे, या आमूल परिवर्तनवादी जो रेडिकल कहे जाते थे, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धारणाओं का क्या फ़र्क था और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और हर परिवेश में एक नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनके परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम यह ऐसी स्थिति घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी 20वीं सदी की स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों का श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों के एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकारों के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते भी वे मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांतिकारी और राष्ट्रीयकरण की विभिन्न कोशिशों ने सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ नए शब्द। मताधिकार आंदोलन क्या था? वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया जो आंदोलन था ना, मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उस समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से स्रोत हेनरी मेहन्यू लंदन में लेबर एंड लंदन पुअर 1861 के द्वारा ये चित्रित किया गया है। बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इस समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्सेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। क्रियाकलाप: मान लीजिए निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे उसमें एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझौला भूस्वामी, एक गृह स्वामी के लिए आपको भाषण देना। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षण हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा मानते थे कि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इससे के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे
चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 ने इंडियाना, अमेरिका में नए समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। क्रियाकलाप निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचार के बीच के दो अंतरों को बताइए। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी या पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज की भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थक 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों की कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में पार्टी की भी मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1919 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। चित्र 2, यह पेरिस कम्यून 1871 का चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह एक ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर में समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पाठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पीठिका के रूप में पेरिस कम्यून को दो और चीज़ें की वजह से आज भी याद किया जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ। कम्यूनार्डो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दो, मार्सेयेंस के लिए जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्त संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। सौजन्य लंदन न्यूज़ 1871 का ये है। इस चित्र के बारे में कहा गया। रूसी क्रांति
यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस, यह समीकरण उलट गया। 1971 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढिए। आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। वह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्य के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय 1990 का ये चित्र है, जो अर्नेस्ट लिपगार्ड के द्वारा चित्रित किया गया था। यहाँ पे 1914 का यूरोप का चित्र दिया गया है। मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपियों को दर्शाया गया है। केंद्रीय शक्तियाँ जो ऑरेंज कलर से दर्शाई गई हैं, वो थी ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, जो से केंद्रीय शक्तियाँ थी। मित्र शक्तियाँ जो ग्रीन कलर से है, और जो फ्रांसी हो गया, बेल्जियम हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, रूस हो गया, और ये कंट्री हो गया, और क्या था, तटस्थ राज्य हो गए जो ग्रे कलर से दर्शाया गया, ये हो गए स्पेन, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड जो इससे जुड़े नहीं थे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और अल्बानिया। ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले, उनको ब्लू कलर से दर्शाया गया है। केंद्रीय शक्ति से जा मिले बुल्गारिया, ओटो साम्राज्य। ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों से जा मिले थे, वो इस कलर, जो पुर्तगाल हो गया, इटली, यूनान, रोमानिया, ये मित्र शक्ति से जाकर मिल गए थे। लेकिन इन साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना ही था। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगरों को ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूस औद्योगिक के विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इस कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन के 2 गुना और स्टील उत्पादन के 4 गुना वृद्धि हो गई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों को निजी संपत्ति, मजदूरों और न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियाँ पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने के लिए नाकामयाब रहे। कारीगरों की कठिनाई इकाइयाँ वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूरी आमतौर पर 10 से 12 घंटे पालियों के काम करती थी। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों ने खुद को साहब मानते थे। उनके काम से ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की
जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुषों मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार से भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी का आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिया, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते मजदूर, वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार के साथ नहीं रख सकते थे साथ नहीं रख सकते थे। युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान, बहुत सारे लोग धर्मार्थ में लाखों खाना और खस्ता हाल मकानों में रहते थे, लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे। ये वही का चित्र दिया हुआ है। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उनके मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग की ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीनों पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत अधिक धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगहों तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप में बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीनों को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिससे मजदूरों को संगठित किया गया और हड़ताल आदि कार्यक्रमों को आयोजित किए गए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर क्रियाकलाप स्रोत। उस समय समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सलेपिनकोव के व्यक्तित्व से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखानों और दुकानों में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग मुक्ति के व्यापार संघर्ष के बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फौरन आयोजित कर दी जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में यह कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का
काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले ले लिए जाते थे। अलेक्जेंडर सल्यानिकोव ऑन द ईव ऑफ 1917 रेमिनेंस फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड। सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स। खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, तो कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ पूंजीपति थे और नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेन्शेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी तक रूस में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांति को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किए। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में का समर्थन मिला। रूसी मजदूर के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन बॉक्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ ही दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूर का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना से 100 से ज़्यादा मजदूर को मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। क्रियाकलाप। रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई? क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी? नए शब्द। निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक शासन। जदीदी क्या होता है? रूसी साम्राज्य के सक्रिय मुसलमान सुधारवादी थे। वास्तविक वेतन, यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति को वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। – 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद का ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अधिकृत रूप में काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या उसकी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को
भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थीं। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। भारत में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ वह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों को से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंद्रा ने जर्मन मूल का होने के कारण उसे घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नाम के एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिमी में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों की मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख लोग से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इस हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध के तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। चित्र 7। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीमरोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता भी ढह गई। चित्र 7। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योगों तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से भी मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। क्रियाकलाप। 1916 के दिन आप जार की सेना में जनरल है और पूर्वी मोर्चा पर तैनात है। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल
ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितिर-बितिर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को पुलिस को तैनात कर दिए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करने उन्हें तहस-नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम रखने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1914 में हो रही है। नए शब्द: तालाबंदी। फैक्ट्री की अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य रूप से फाटक पर ताला लगा देना का। बॉक्स 2 में देखिए वर्तमान कैलेंडर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि क्या का पता लगाएं। सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत था परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने आया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उनसे कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेता ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। नए शब्द: सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को बोला गया। फरवरी क्रांति की महिलाएं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीनरी ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम को रोक दिया। आनन-फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद उनके समर्थक को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित किया। उनके लिए पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासन ने उनसे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने काम रोक दिया। जल्द ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। स्रोत: चाई चटर्जी, सेलिब्रेटिंग वीमेंस 2002 से लिया गया।
फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उसमें उदारवादी और समाजवादी जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्रियाकलाप स्रोत क और बॉक्स 1 को एक बार फिर देखें। मजदूरों की मनोदशा पर आए 5 परिवर्तन बताएं। खुद को इन दोनों परिस्थितियों के प्रत्यक्षदर्शी महिला के रूप में देखिए और लिखिए कि पहले वाली स्थिति दूसरी स्थिति के बीच क्या बदलाव आया है। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिए कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीने की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपनी प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन की एक बोल्शेविक छवि, ये लेनिन है, चित्र दर्शाया गया। चित्र जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य यहाँ पे दिया गया हुआ। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने की और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों का रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन औरोरा नाम का युद्धपोत
विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। रूस में समाजवाद पर बहस 1850 से 1880 के बीच में। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी। 1917 में 2 बातें हुई थी। 2 मार्च जार निकोलस पर पद त्याग दिया था और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। 1918 से 20 के बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1919 में कॉम्युनर्ट का गठन किया गया था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई थी। नए शब्द। कॉम्युनर्ट कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं और ट्रोट्स्की दाएं मजदूरों के साथ। अक्टूबर के बाद क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवा का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन की असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाली चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश के संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार ही पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। लेनिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों की पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। मॉस्को में मई दिसंबर 1918 का प्रदर्शन का चित्र दिया हुआ है। सोवियत टोपी बुदियोनोकोवा पहने एक सिपाही का चित्र है। सोवियत टोपी का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है।
बॉक्स 3 अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांति उथल पुथल की खबरें अगले दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदारों की हवेली लूट ली गई। उनके खेत कब्जे में ले लिए गए और उनका विशालकाय बाग पेड़ काट कर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उनकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उनकी ज़मीन किसानों में बांट दी गई जो एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन सोवियत कलेक्टिव फॉर्म। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदारों को भेजे खत में लिखा है कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी और शांतिपूर्वक हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविक जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं था कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता था। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दें। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांव लोग कमेटियों को बाहर निकाल कर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविक जी को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या हमारे लिए अच्छा होगा भी या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सर्ज समेमान एकोज ऑफ ए नेटिव लैंड टू सेंचुरी ऑफ ए रशियन विलेज 1917 के द्वारा ये लिया गया था। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरित के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। क्रियाकलाप। ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में दोनों दृष्टिकोणों को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप इस घटनाओं के साक्षी हैं। निम्नलिखित की नज़र में इस घटना का ब्यौरा लिखिए। एस्टेट्स मालिक, छोटा किसान और पत्रकार। क्रियाकलाप। स्रोत ख को देखें और बताएं कि रूसी क्रांति पर मध्य एशिया के लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों थी। हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगी। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवाद और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली। जहां रूसी उपनिवेश ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में एक से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी
कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। समाजवादी समाज का निर्णय। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए किया करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। पहली दो योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादकों में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार का काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर कर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया, 2 दृष्टिकोण। एमेंड्रॉय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन, यूरोप के कम्युनिस्टन के एक प्रमुख नेता थे। 1920 में दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अगर किर्गिज यानी किर्गिस्तानी लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए हैं। जन्मजात बोल्शेविकों से लगने वाले युवक ने हुंकार लगा, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उनके साथ नारे लगाने लगा। एमेंड्रॉय मेमोइर्स 1964 में लिखा गया। किर्गिज लोग पहली क्रांतिकारी यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर में वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया और ये उम्मीद जगाई कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, हिंसा, लूटपाट करो और बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। एक कजाक नेता 1919 अलेक्जेंडर बेनिंगस एवं चांताल केलेकेज लेमोवेस नेसोंसेज ने मुसलमान्स दे रूसी 1960 में उद्धत में लिखा गया। नए शब्द मिले हमको स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार स्वायत्तता कहलाता है। घुमंत वैसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। कार्य स्थितियाँ, काम के हालात। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है कि चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। चित्र 16 में दिया हुआ पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नीटोगोर्स्क का एक बच्चा, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। चित्र 17, 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष का चित्र यहाँ दिया गया हुआ है। यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती।
दो कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेत से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी समाज के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट दिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म 1955 के द्वारा लिखा गया। महिलाओं कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियां में बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही के कारण जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलीकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलीक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने, उन पर मशीनों की सहायता के औद्योगिकरण, खेती करने के लिए कुलीकों का सफाया करना, किसानों की जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिकरण खेती, लेख, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखेज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले पर गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासित या देश निकाल दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से। सामूहिकरण के दौर का एक पोस्ट है, इसमें लिखा है, हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। उन्नीस सौ 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। प्रिय दादाजी कालीनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं है, वे मजदूरों के लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास न तो पैसा है और न ही रोटी, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है कि वह मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो कि हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालीनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक। 1933 में लिखा गया ये पत्र है। वी सिकोलोव, ये मॉस्को 1977 में ये लिया गया था।
सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी। लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे श्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने एक ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिया गया कि उनके समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र जो सामूहिक खेती में काम नहीं करना चाहता। उसने क्रास्तियानस्काया गजेटा कृषक समाचार पत्र को यह खत लिखा था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1979 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी का पैदाइश 1871 में है। मेरा बेटा 16 साल का है और 2 बेटियां 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की। 1932 में मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए कि मैं उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिया। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोल खोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। ये गोदी 1930 में लिखा गया था। सामूहिकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी वितरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। यह स्थिति सामूहिकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 656 को मृत्युदंड दिया गया। 3,673 को श्रमिक शिविरों में बंद कर दिया गया और 5580 को देश निकाला दिया गया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930। वी सिकोलोव। चित्र 19 विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान औरतों का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। रूसी क्रांति और सोवियत का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों ने राज्य की स्थापना की संभावना दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते के अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देश प्रतिनिधियों के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए
कम्युनिस्ट्स न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया गया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बातों को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को इस कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास परियोजना की दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो रही थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया। इंडो सोवियत जर्नल की लेनिन विशेषांक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय थे। उनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उनमें से 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया था। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में भी लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ दिखाई देती है। हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने 1920 से 21 में ए रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स ऑफ द रेड रेवोल्यूशन नाम की किताबें लिखी। उनके अलावा एस.डी. विद्याशंकर ने द रीबर्थ ऑफ एशिया तथा द सोवियत स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम की पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में बहुत कुछ लिखा गया। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव में घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे। हमें स्वतंत्रता सही मायने में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रति क्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उन्हें आत्मविश्वास और निडरता भर दी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूर, किसान और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी ने लिखा है। रूस से रवींद्रनाथ टैगोर 1930। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग लगाकर कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। मजदूरों की यहाँ आम जनता रईस से साये में किस तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता है कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको हुआ होगा। इन
लोगों में इतने थोड़े सालों में अज्ञानता और बेसहारापन के पहाड़ को उतार फेंका। नए शब्द प्रतिकारिता, क्रांति विरोधी जो होता है उसको बोलते हैं। क्रियाकलाप, शौकत उस्मानी और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए उदाहरणों की तुलना कीजिए एवं स्रोत ग घ ग च के साथ मिलाकर पढ़िए और बताइए। भारतीयों को सोवियत संघ सबसे प्रभावशाली क्या बात दिखी? ये लेखक किस चीज़ को नहीं देख पाए?